तो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एलटी और लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए। ये जो सीरीज़ है ये रीड के एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो मैं बढ़ता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। ऑप्शन है आपके पास हेनरी फील्डिंग, जॉफ्री चौसर, निकोलस उडाल और क्रिस्टोफर मार्लो। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हेनरी फील्डिंग इसका सही आंसर है। बात की जा रही है फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल की। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल अलग है और फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल अलग है। अब आप बताइए कि फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल किसे कहा जाता है। अगर आपको नहीं आता तो आप पिछली वीडियो में जाके इसका आंसर देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ यानी हेनरी फील्डिंग की। जो हेनरी फील्डिंग है ये मेनली बिलोंग करते हैं आपके मिड 18 सेंचुरी से। हम इन्हें कहेंगे मिड 18 सेंचुरी का मतलब, अगर मैं इनके करेक्ट एज की बात करूँ तो हेनरी फील्डिंग बिलोंग करते हैं आपका अगस्टन एज से। अब जो अगस्टन एज का टाइम पीरियड है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर मैं बात करता हूँ हेनरी फील्डिंग के कंटेम्प्रेरी की, अगर आपको ऐसा आइडिया नहीं आ रहा है तो हेनरी फील्डिंग के जो कंटेम्प्रेरी हैं वो हैं आपके अलेक्जेंडर पोप, यानी अलेक्जेंडर पोप के कंटेम्प्रेरी हैं कौन, हेनरी फील्डिंग। कंटेम्प्रेरी का मतलब आप जानते होंगे समकालीन जिन्हें हम कहते हैं, यानी ये भी उसी कालवंश से बिलोंग करते हैं। अब मैं बात करता हूँ अगर नेक्स्ट ऑप्शन, यानी अभी अगर मैं हेनरी फील्डिंग की और जानकारी आपको दूँ तो हेनरी फील्डिंग आपको पता है फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स में भी गिने जाते हैं। और हेनरी फील्डिंग की अगर मैं बात करूँ, एक इनका बहुत ही फेमस वर्क है जो कि एक कॉमिक नोवेल है और जिसको हम जानते हैं टॉम जोन्स के नाम से। अगर मैं आपको जानकारी दूं कि जो जो सैमुअल रिचर्डसन है और जो हेनरी फील्डिंग है, इन दोनों को सैमुअल रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग को सैमुअल रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग को इन दोनों को हम लोग फाउंडर ऑफ ट्रेडिशनल इंग्लिश नोवेल भी कहते हैं। किसकी बात हो रही है, हेनरी फील्डिंग और सैमुअल रिचर्डसन की। अगर ये दोनों को फाउंडर ऑफ ट्रेडिशनल इंग्लिश नोवेल कहते हैं तो ऑब्वियसली बात है, यानी रिचर्डसन और जो हेनरी फील्डिंग हैं ये दोनों कौन सी एज से बिलोंग करेंगे, अगस्टन एज से बिलोंग करेंगे। और ये किसके कंटेम्प्रेरी होंगे, अलेक्जेंडर पोप के कंटेम्प्रेरी होंगे। अब आप मुझे बताइए कि अलेक्जेंडर पोप के पहले वर्क का नाम क्या है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखिएगा, जो आपका टॉम जोन्स है वो क्या है, एक कॉमिक नोवेल है। इसका जॉनर पूछा जा सकता है। टॉम जोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है, एक कॉमिक नोवेल है। ध्यान रखिएगा, ये कॉमिक नोवेल है, कोई भी सोनेट या पोएम नहीं है। बात मैं कर रहा हूँ टॉम जोन्स की। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर बी यानी जॉफ्री चौसर की, तो आप लोग जानते होंगे इंग्लिश लिटरेचर में एज ऑफ चौसर के नाम से, इनके ही नाम पे एक एज है जिसको हम लोग एज ऑफ चौसर के नाम से जानते हैं। जो आपका एज ऑफ चौसर आता है, एज ऑफ चौसर जो आता है उसको आप लोग को पता है जो 1400 में ये एंड होता है। और ये स्टार्ट कब से होता है, एज ऑफ चौसर 1301 से स्टार्ट होकर 1400 में ये एंड होता है। अब अगर मैं बात करता हूँ एज ऑफ चौसर की, तो हम लोग इसे मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंदर काउंट करते हैं। मिडिल इंग्लिश पीरियड का मतलब क्या हुआ, 1066 से लेके 1485 तक जो एज आती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड बोलते हैं। अब जो ये पीरियड है 1066 से लेके 1485, इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो इसमें एक आएगा आपका एज ऑफ चौसर यानी 1340 से लेकर के 1400, और जो दूसरा आता है इसमें वो आता है आपका बैरन एज यानी 1401 से लेके 1485। तो जो एज ऑफ चौसर है उसको मैं क्या मानूंगा, 1340 से लेके 1400। 1340 जो कि ये किसका बर्थ माना जाता है, जॉफ्री चौसर का। अगर मैं बात करता हूँ जॉफ्री चौसर, तो जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है या फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसे कहा गया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप इसको लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जहाँ से भी आपको कुछ मिलता है तो आपको अपना रिस्पांस जरूर देना चाहिए। और आपके लाइक या कमेंट से कुछ होता नहीं है, बस ये है कि एक मोटिवेशन बना रहता है। तो आप उस मोटिवेशन को आप बनाए रखें, क्योंकि आप सभी न्यू कमर्स हैं, हम भी न्यू कमर्स हैं यूट्यूब में। और मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आपका सपोर्ट रहेगा। अब मैं बात करता हूँ निकोलस उडाल की, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसमें है। आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन तभी दी जाएगी जब आपका सपोर्ट रहेगा, अदरवाइज मैं खाली ऑप्शन को ही लिटरेट कर दूंगा। अब मैं बढ़ता हूँ निकोलस उडाल की ओर, जो कि निकोलस उडाल जो कि जाने जाते हैं अपने फर्स्ट कॉमेडी के लिए, जिसका नाम क्या है, राल्फ रोइस्टर डोइस्टर, जो कि फर्स्ट कॉमेडी माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर की। अगर मैं बात करता हूँ निकोलस उडाल की, ये राल्फ रोइस्टर डोइस्टर की, तो ये कब आई थी, 1553 में आई थी। तो 1553 में जो ये फर्स्ट कॉमेडी आई थी, जिसको मैं राल्फ रोइस्टर डोइस्टर के नाम से जानता हूँ, तो ये फर्स्ट कॉमेडी अगर सेंचुरी पूछेगा तो आपको पता है कि सेंचुरी में कौन सी होगी, 16 सेंचुरी। अगर मैं बात करूँ 1553 की, जिसमें निकोलस उडाल ने अपनी इंग्लिश लिटरेचर की पहली कॉमेडी यानी राल्फ रोइस्टर डोइस्टर को लिखा था, तो निकोलस उडाल ये कौन सी एज से बिलोंग करेंगे अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 16 सेंचुरी। अब मैं अगर बात करता हूं क्रिस्टोफर मार्लो की, और ध्यान रखिएगा मैं फिर से बता रहा हूं 1553 पहली कॉमेडी का एज है, यानी ये जो निकोलस उडाल की है पहली कॉमेडी मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर की।
अब मैं बात करता हूँ किसकी, जॉफ्री चौसर की। तो जॉफ्री चौसर को मैंने आपको बता ही दिया, इनको फादर ऑफ पोइट्री या प्रोज क्या कहा जाता है, मैंने आपसे पूछा है। बढ़ता हूँ ऑप्शन नंबर 4 यानी क्रिस्टोफर मार्लो की ओर। अब आप बताइए कि क्रिस्टोफर मार्लो कौन सी इससे बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करूँ किसकी, क्रिस्टोफर मार्लो की, तो ये अपने एक होमोसेक्सुअल राइटर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो। इनको हम ये होमोसेक्सुअल राइटर इससे बोलते हैं क्योंकि हमको इनके प्लेज में आपको होमोसेक्सुअलिटी देखने के लिए मिलती है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टोफर मार्लो की। तो इनके जो कंटेम्प्रेरी हैं, इनके कंटेम्प्रेरी में कौन कौन आएंगे, एक तो सिडनी आएंगे, दूसरा स्पेंसर आएंगे और तीसरा शेक्सपियर आएंगे। सिडनी, स्पेंसर और शेक्सपियर, इसी के साथ साथ बेन जॉनसन और इसके साथ साथ जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी विट्स हैं, ये सभी क्रिस्टोफर मार्लो के क्या कहे जाएंगे, कंटेम्प्रेरी कहे जाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि मैं कौन सी इसकी बात कर रहा हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं बात कर रहा हूँ एलिजाबेथन एज की। तो एलिजाबेथन एज की अगर मैं बात करूँ तो एलिजाबेथन एज का मैंने आपको टाइम पीरियड पहले भी बताया है, 1558 से लेके 1603। तो ये क्रिस्टोफर मार्लो जो कि एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं और ये जाने जाते हैं अपने प्ले के लिए जिसका नाम है एडवर्ड थर्ड। एडवर्ड थर्ड करके इनका एक प्ले है जो कि एक होमोसेक्सुअल प्ले भी कहा जाता है। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कोई भी फैक्ट अगर यहाँ वहाँ होता है तो मैं अभी आपको पूरा थॉरली बताता हूँ। यहाँ पे कोई भी किताब या कॉपी नहीं खोली रहती है, तो आप पहले कमेंट करने से पहले आप उस कमेंट सेक्शन के पिन बॉक्स में जाके जरूर देखें कि यहाँ पे उससे रिलेटेड जरूर आपको जानकारी दी गई होगी। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है, हु रोट द पोएम द लोटस ईटर। ऑप्शन है आपके पास वॉल्ट विटमैन, R.W. इमर्सन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने द लोटस ईटर लिखी थी। अब अगर मैं बात करता हूँ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, तो लोटस ईटर एक इसमें एक युद्ध के बारे में इसमें वर्णन मिलता है, एक वॉर के बारे में इसमें हमको वर्णन मिलता है द लोटस ईटर में। तो वो वॉर कौन सा है आप मुझे कमेंट में बताइए। इसके साथ साथ मैं बात करूँ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, तो ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं आपका विक्टोरियन एज से। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन एज से। अगर मैं बात करता हूँ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के कंटेम्प्रेरी की, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को इनका कंटेम्प्रेरी कहा जाता है और इसके साथ साथ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और मैथ्यू आर्नोल्ड, थॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन और इमिली ब्रॉन्टे और शार्लोटे ब्रॉन्टे, जो मैंने अपनी पहली भी वीडियो में बताया है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है जो उनके साथ पूछा जा सकता है वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के कंटेम्प्रेरी कौन होंगे, चार्ल्स डिकेंस, इसके साथ साथ रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में आपको बताया जिनको फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है रॉबर्ट ब्राउनिंग को, और ऐसे ही अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को ग्रेटेस्ट यूज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग के नाम से जाना जाता है। किसकी बात हो रही है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ही, तो ये एक इंग्लिश राइटर हैं या अमेरिकन राइटर हैं आप मुझे बताएंगे। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को छोड़ के जितने भी आपको इस ऑप्शन में दिख रहे हैं, जैसे वॉल्ट विटमैन हो गया, R.W. इमर्सन हो गया और अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ये सभी अमेरिकन राइटर हैं। वॉल्ट विटमैन जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क लीव्स ऑफ ग्रास के लिए, और लीव्स ऑफ ग्रास जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं आपको पता है, बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। किसको, लीव्स ऑफ ग्रास को हम लोग क्या कहते हैं, बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे ही हम लोग वॉल्ट विटमैन को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, वॉल्ट विटमैन को कहा जाता है बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। क्या कहा जाता है, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी वॉल्ट विटमैन को कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो मैंने लीव्स ऑफ ग्रास बताया, इसके टोटल एडिशन कितने आए थे, आई थिंक 9 एडिशन आए थे। और अगर मैं बात करूं किसकी, वॉल्ट विटमैन की, तो इनको फादर ऑफ किसी चीज़ का फादर भी कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास फ्री वर्स या ब्लैंक वर्स, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम है फॉर हुम द बेल टोल्स, जो कि कब आई थी आपका 1940 में आई थी। अगर हम बात करूँ इन सब की सेंचुरी की, तो ये सभी बिलोंग करते हैं आपके 19th सेंचुरी से। इनको हम लोग मॉडर्न अमेरिकन राइटर भी कहते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अल्फ्रेड अर्नेस्ट हेमिंग्वे की, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे आपको पता है ये इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है और इनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला है। इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला, जो इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था, वो इनको मिला था इनकी नोवेल के लिए, द ओल्ड मैन एंड द सी करके इनकी एक नोवेल है। किसकी बात हो रही है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बात हो रही है। जो आपकी द ओल्ड मैन एंड द सी है, ये इनकी लॉन्गेस्ट नोवेल है अर्नेस्ट हेमिंग्वे की। और मैंने आपको R.W. इमर्सन को ये गुरु मानते थे अपना, और R.W. इमर्सन के पास ही ये हर चीज़ को अपनी दिखाने के लिए ले जाते थे। और R.W. इमर्सन जो कि 19th सेंचुरी से ही बिलोंग करते हैं और ये भी अमेरिका के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड इज़ टू मच विथ अस इज़ अ, इसका आपने जॉनर बताना है। ऑप्शन आपका एलिजी है, सोनेट है, ओड है या फेबल है। इसका जो सही आंसर है ये क्या है, एक सोनेट है। सोनेट आपको पता है कितने लाइन की पोएम होती है, 14 लाइन की पोएम होती है। एलिजी आपको पता है, एलिजी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्निंग सॉन्ग भी बोलते हैं, जो कि किसी की मृत्यु पे लिखा जाता है, दुख या संताप में लिखा जाता है। अगर मैं बात करता हूँ ओड की, तो ओड भी आपको पता है ये मतलब किसी के लिए जब हम आह्वान करते हैं ओड में, तो तब ये ओड का यूज़ किया जाता है।
फेबल मतलब जहाँ पे जानवरों को यूज़ करके कहानी के रूप में या हमको पोएट्री बताई गई हो या हमें जानवरों का यूज़ करके एक मॉरल दिया गया हो तो हम उसको बोलते हैं फेबल। ये अक्सर 6th या 7th की एनसीईआरटी की किताबों में आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, सोनेट की, मैंने आपको बताया ये 14 लाइन्स की होती है। सोनेट के फॉर्म जो होते हैं, एक तो आपको पता है पेट्रार्चियन सोनेट और दूसरा आपको पता है कर्टल सोनेट। अब आप मुझे बताएंगे कि कर्टल सोनेट में लाइन्स कितनी होती हैं और एक फेमस कर्टल सोनेट का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और फादर ऑफ इंग्लिश ओड किसे कहा जाता है ये भी आप मुझे बताएंगे। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु रोड द ऐसे व्हाट इज़ ट्रू सिविलाइजेशन। ऑप्शन है आपके पास फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लैम्ब, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। ये जो आपको है व्हाट इज़ ट्रू सिविलाइजेशन, ये महात्मा गांधी का एक बहुत ही फेमस ऐसे है जिसमें इन्होंने सिविलाइजेशन के बारे में बात की है और ये एक इंडियन राइटर हैं, आपको पता ही होगा, और पंडित नेहरू भी एक इंडियन राइटर हैं। अब आप मुझे बताइए कि पंडित नेहरू ने अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, उस बुक का नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और बात मैं करूँ चार्ल्स लैम्ब की, तो चार्ल्स लैम्ब जो कि बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज से। रोमांटिक एज का मतलब क्या हुआ, 1798 से लेकर के 1838 का टाइम पीरियड। और चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब ने मिलकर, अगर आपको याद आ रहा है, तो इन्होंने एक कलेक्शन लिखा था जो कि शेक्सपियर की, जिसमें प्लेस को इंक्लूड किया था। आप उस कलेक्शन का नाम और उसका सन आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है चार्ल्स लैम्ब के बारे में। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करूँ इनके कंटेम्प्रेरीज़ की, मैं फिर से बता रहा हूँ, कंटेम्प्रेरीज़ का मतलब होता है समकालीन। तो इनके कंटेम्प्रेरीज़ में आप क्या आ सकते हैं, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, वॉल्टर स्कॉट और विलियम हैज़लिट और क्वेंसी, थॉमस डी क्वेंसी। इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यों फेमस हैं, फिर से आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं बात करता हूँ फ्रांसिस बेकन की, तो फ्रांसिस बेकन जो कि बिलोंग करते हैं कौन सी एज से, जैकोबियन एज से। और मैं बात करूँ अगर फ्रांसिस बेकन की कंटेम्प्रेरीज़ की, तो फ्रांसिस बेकन की कंटेम्प्रेरीज़ में कौन आएंगे, जॉन डन आएंगे, जॉन फ्लेचर आएंगे और उसके साथ साथ जॉन वेबस्टर और जॉर्ज चैपमैन आएंगे। किसकी बात हो रही है, फ्रांसिस बेकन की। और कंटेम्प्रेरीज कौन सी एज की बात हो रही है, जैकोबियन एज की। और जैकोबियन एज की अगर मैं बात करूं तो 1603 से लेकर 1625 उसका टाइम पीरियड है। फ्रांसिस बेकन जो कि ऑफ एडवर्सिटीज़ के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने लिखा था ऑफ स्टडीज़। ऑफ स्टडीज़ नाम का इनका एक ऐसे है, आप सभी को पता होगा। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि ऑफ एजुकेशन नाम का ऐसे किसने लिखा था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऑफ एजुकेशन नाम का ऐसे किसने लिखा था।